समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले दिन भर की खबरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में जगह जगह कॉलेजों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बच्चों को बताया गया, छात्र छात्राओं को बताया गया कि हिंदी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, जिसको लेकर के आज यूको बैंक द्वारा भी 2 बच्चों को सम्मानित किया गया। मैं आगे आपको खबरों में दिखाऊंगी। साथ साथ सर्दी बहुत पड़ रही है, ओस भी गिर रही है, तो उसमें आप अपने आसपास ध्यान रखें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास सर्दी से बचने के लिए कंबल या कपड़े नहीं है, तो आप उनकी सहायता कर सकते हैं। संस्थाएं भी आगे बढ़ रही हैं और इस ओर ध्यान देकर कंबल भी बांट रही हैं। अब आपको बता दूं कि आपसी रंजिश बड़े बड़े रूप ले रही है। कहीं पर छात्रों के गुटों में लड़ाई हो रही है, तो कहीं पर बाइक सवार आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं। इसलिए सतर्क रहें। आपसी रंजिश के चलते कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जो आगे जाकर बहुत खतरनाक हो सके। नगर निगम पर बकाया था, जिस बकाये को लेकर के रोडवेज कार्यालय में ही ताला लगा दिया गया। जी हाँ, जुड़े रहे मेरठ दर्शन के साथ, देखते रहे मेरठ दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग द्वारा विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा एवं सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग विषय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। इस अवसर पर यूको बैंक मेरठ द्वारा विश्वविद्यालय एमए हिंदी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थियों को यूको राजभाषा सम्मान योजना के अंतर्गत नगद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर किया गया सम्मानित। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के तारापुरी में 3 बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली, मौके से हुए फरार। घायल को केएमसी अस्पताल में कराया भर्ती। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह व पुलिस। घटना की ली जानकारी। थाना टीपी नगर भोला रोड निवासी पीड़ित युवक 3 साल की मासूम बेटी को वापस लाने की मांग को लेकर पदयात्रा पर निकला। सूचना पर टीपी नगर पुलिस गढ़मुक्तेश्वर पहुंचकर युवक को लाई वापस। 1 सप्ताह में बेटी वापस दिलवाने का दिलाया आश्वासन। नगर निगम का बड़ा कारनामा आया सामने। हाउस टैक्स के बकाया 30 करोड़ न देने पर क्षेत्रीय परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में अधिकारी व कर्मचारी होने पर भी डाला ताला, लगाई सील। नगर निगम के जनरल प्रभारी राजेश कुमार का कहना, अधिकारियों व कर्मचारियों से कहने के बाद भी कार्यालय से नहीं आए बाहर, इसलिए अंदर छोड़कर ही लगाया ताला। अखिल भारत कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा ने पत्रकारों से रूबरू हो भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा, भाजपा सरकार बलात्कारियों का देती है साथ। शास्त्री नगर भोलेश्वर मंदिर में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। भाजपा के वरिष्ठ नेता समय सिंह सैनी व आलोक सिसोदिया ने दी जानकारी। कहा, 22 जनवरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मंदिर में भी मनाई जाएगी दिवाली, जलाए जाएंगे दीपक। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का एलईडी के माध्यम से दिखाया जाएगा सभी को सीधा प्रसारण। 21 जनवरी व 22 जनवरी 2 दिन मनाया जाएगा उत्सव। रामलला के स्वागत में कीर्तन व भंडारे का किया जाएगा आयोजन। सोशल जस्टिस फाउंडेशन द्वारा कड़ाके की सर्दी को देखते हुए जरूरतमंदों में बांटे गए गर्म कंबल। साथ साथ सभी से की गई अपील, सड़क पर ठिठुर रहे गरीब लोगों का सर्दी में रखे ध्यान। महानगर पेंट व्यापार मंडल द्वारा 2024-25 की कार्यकारिणी सदस्यों का किया गया चुनाव। 16 पदों के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों की गई घोषणा, सौंपा गया कार्यभार। पुरातन राष्ट्रीय महिला हॉकी छात्र खिलाड़ियों ने एसडी सदर कॉलेज के प्रांगण में पहुंचकर अंडर 14 हॉकी टीम से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाकर किया उत्साहवर्धन। वे हॉकी कोच जोगिंदर सिंह से लिया आशीर्वाद। कहा, आज यहां तक पहुंचने में हॉकी कोच जोगिंदर सिंह का रहा सहयोग व आशीर्वाद। थाना पल्लवपुरम क्षेत्र के दिल्ली देहरादून हाईवे पर छात्रों के 2 गुटों में जमकर हुआ पथराव, हुई मारपीट। राहगीरों ने अपने वाहन हाईवे पर छोड़ लगाई दौड़। मारपीट व पथराव का वीडियो जमकर वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस। मारपीट कर रहे सभी छात्र मौके से हुए फरार। समाजवादी पार्टी में पूर्व कई पदों पर रह चुके वर्तमान में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष संदीप पितोरिया की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में हुई घर वापसी। सपा सुप्रीमो से मिलकर गिले शिकवे हुए दूर।
अब फिर से बनाए गए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको वही बताना चाहूंगी, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी। जी हाँ, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और बच्चों को बताया गया कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि हिंदी जैसे लुप्त होती जा रही है। बच्चा अगर इंग्लिश में बोल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो हिंदी में बात कर रहा है तो ऐसा लगता है कि वो बैकवर्ड में है। लेकिन आप भूल रहे हैं कि हमारे जो संस्कृति है वो हिंदी से जुड़ी हुई है। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हमारे बच्चों को हिंदी आनी चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो आज के समय में बच्चे हिंदी को भूलते जा रहे हैं। बच्चों को हिंदी की गिनती नहीं आती। कोई भी ऐसी चीजें होती हैं जो हिंदी में नहीं समझ पाते। इंग्लिश को बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय भाषा को हम कहीं खो से जा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, इन्हीं सभी चीजों को उजागर करने के लिए, छात्र छात्राओं की इनके प्रति रुचि रखने के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग द्वारा आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने अपने अपने हिंदी को लेकर के विचार रखे और अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से सभी को जागरूक भी किया। आज यूको बैंक द्वारा एमए हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले 2 छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया, नगद राशि देकर और सम्मान पत्र देकर उनको सम्मानित किया गया। और सभी को जागरूक भी किया गया कि अगर आप लोग अपनी हिंदी को कहीं भूल रहे हैं, कहीं खो रहे हैं, तो ये गलत है। हमें अपनी राष्ट्रीय भाषा का सम्मान करना चाहिए। हमें उसको अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। इंग्लिश आनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदी खोना ये गलत है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हम लोग घर में जब बैठे होते हैं तब भी हमें सर्दी लगती है और हम ठिठुरन से बचने के लिए आग जलाते हैं, हीटर जला रहे हैं और अपने घरों में रजाई में बैठे हुए हैं और ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने उन लोगों के बारे में सोचा जो सड़क के किनारे, फुटपाथ के किनारे ठंड में, इतनी कड़ाके की ठंड में ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं? जी हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो घर से बेघर हैं और सड़कों पर ठंड में ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो रैन बसेरे बने हुए हैं, लेकिन बहुत से रैन बसेरों में जगह नहीं होती, जिसके कारण से वो लोग सड़कों पर रहते हैं। उन लोगों को ठंड से बचाने के लिए संस्थाओं द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। सोशल जस्टिस फाउंडेशन द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंदों को, जो सड़क किनारे गरीब लोग थे और जो कंबल नहीं खरीद पा रहे थे ठंड से बचने के लिए, उन लोगों को कंबल बांटे गए। साथ साथ सभी से अपील भी की गई कि जो इन लोगों का सहयोग कर सकते हैं, जरूरतमंदों को कंबल बांट सकते हैं, ठंड से बचने में उनको कोई भी सामान दे सकते हैं, वो उनकी हेल्प जरूर करें, क्योंकि बहुत ठंड है और ठंड से बचाने में अगर आप सहयोग कर सकते हैं तो आगे आए और जरूरतमंदों की सहायता करें। जी माजिद भाई, किस तंजीम की तरफ से क्या कोशिश की गई है और क्या एक आप लोगों का मकसद रहता है? ये सोशल जस्टिस फाउंडेशन की जानिब से एक छोटी सी कोशिश की गई है, जिसके तहत जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं और जो इस शदीद ठंड के वक्त पे मौके में ठंड से बचने का जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनके लिए कोशिश की गई है। और उनको एक जैसे कि होती है कोशिश, वो की गई है और लिहाजा हमारी यहाँ पे सवाब की खातिर किया जा रहा है। क्या करा है आपने इसके अंदर? इसका मकसद जो है, जो गरीब गुरबा लोग हैं उसको हमने कंबल वितरण किया है, गर्म कपड़े वितरण किए हैं और उसी लिहाज से और भी कुछ चीज़ें हमने इनको, जो उनको हो सकता है उनकी ज़रूरत का सामान वो मुहैया कराया है। ये जो आपकी तंजीम है, इसके मेंबर्स के जरिए ये सब पॉसिबल हो? 22 जनवरी का सभी को बहुत ही कह सकते हैं तहे दिल से इंतजार है और सभी आंख बिछाए बैठे हैं 22 जनवरी के लिए। 22 जनवरी को सभी ने सोचा हुआ है कि हमें किस तरीके से कार्यक्रम करने हैं, अपने घरों में हमें किस तरीके से दीपावली की तरीके से सजाना है। यहाँ तक कि स्कूलों की छुट्टी की भी घोषणा कर दी गई है कि 22 जनवरी को छुट्टी रहेगी। साथ साथ सभी संस्थाएं, मंदिरों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, शास्त्री नगर नई सड़क स्थित भोलेश्वर मंदिर में भी एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जानकारी दी गई कि 21 जनवरी और 22 जनवरी 2 दिन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भजन कीर्तन का आयोजन होगा, भंडारे लगाए जाएंगे। साथ साथ
22 जनवरी को अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसका लाइव प्रसारण सभी को एलईडी के माध्यम से दिखाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जोर शोर से मंदिरों में भी तैयारियां चल रही है और धूमधाम से जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की जाएगी वो भी सभी को दिखाई जा रही है, क्योंकि जो लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे वो लोग भी अपने आंखों से देखें। लाइव सीधा प्रसारण वहां से कराया जाएगा कि किस तरीके से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बहुत सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि हम एक साल में 2 बार दिवाली मनाएंगे और अयोध्या में श्री राम का जो आगमन है उसको अपनी आंखों से देख सकेंगे। अपेक्षा ये व्यक्त करी गई है कि जो हमारे यहाँ का क्षेत्र का मंदिर है उसमें स्वच्छता अभियान और उसकी सजावट भी उसी प्रकार से हम लोग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जो लोग अयोध्या नहीं जा पाएंगे वो लोग अपने अपने नज़दीकी मंदिरों में पहुँचने के बाद में भव्य रामलला के दर्शन हम लोग बड़ी एलसीडी लगाकर नहीं करवाएंगे। उसमें अपने व्यापारी बंधुओं के साथ में हम लोगों ने व्यापार को सजाने का, नई सड़क से लेके आगे तक जहाँ भी हम लोगों का कार्य योजना बनेगी उसको समझाने का भी, सजाने का भी, लाइटिंग का व्यवस्था रखी है। मंदिर को भव्य फूलों से सजाने का भी कार्यक्रम रखा है। इसके साथ साथ में बस्ती के जो ऐसी बस्ती है जहाँ पर टेलीविजन या इस तरह की सुविधा नहीं है उन लोगों को भी हम लोग जाकर आग्रह करेंगे कि वो मंदिर के परिसर में आए और यहाँ से हम लोग उसका सजीव जो प्रसारण है वो आम जनता और आम भक्तों के लिए आप लोगों फूलों से, लाइटों से, सभी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाएगा और फूलों की सजावट की जाएगी। केशव मौर्य जी ने, जो कि खुशी का अवसर है कि 22 तारीख को 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि में रामलला जी का उसका हम लोगों ने एक विचार रखा, उसमें आप लोगों का सभी स्वागत है। भाई साहब से अनुरोध करूंगा एक रूपरेखा आपको सम्मुख कर शुरू करवा। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है उस संदर्भ में हमारे भोलेश्वर मंदिर में भी जो विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि कभी कभी आपसी रंजिश बहुत बड़ा रूप ले लेती है। मैं आपको लगातार दिखाती हूँ कि ऐसी छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप ना दें। थाना रिसाड़ी गेट स्थित तारापुरी में कल घर के बाहर ही एक युवक को 3 बदमाशों ने गोली मार दी। युवक गंभीर हालत में था, उसको केएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर पुलिस पहुंची और जांच में लगी हुई है, लेकिन तीनों आरोपी जो तीनों बदमाश थे गोली मारने के बाद फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। क्या नाम है आपका और क्या आज मामला हुआ? मैं तो सर अपने घर पे था। क्या नाम है आपका? अब्दुल खालिक। अच्छा, क्या बात हुई आज? सर ये घटना जो हुई, मैं हमारे 2 घर हैं, एक जोगी वाली गली में है और एक है हमारा फाता मस्जिद में श्यामनगर 8.5 नंबर गली में, कपालू वाली में। तो हम अपने घर पे थे पल्ली तरफ कपालू वाली गली में और इतने यहाँ पे कोई वारदात हुई, कोई बात हुई, लड़ाई झगड़ा क्या हुआ ये तो मैं जानता नहीं। बदमाश आए, कौन आया, मैं अपने घर पे था, मौका मौजूदा हालत में देखा। बाकी इतने में वहाँ से भागा, हमारा फ़ोन गया और मैं भागा तो ये इसे इसकी गोली मार दी और इसे लेके प्यारे लाल आ गए। मैं प्यारे लाल आया तो यहाँ आ गए। कितने हमलावर बताए गए? जो हम 3 बता रहे जी। 3 कहाँ पर थे? बाइक पे थे? कहाँ पर बता रहे? बाइक। अच्छा, बताया जो आपके बेटे उन्होंने बताया कुछ कौन लोग थे? बेटे ने तो कुछ नहीं बताया, बहू थी मौजूदा हालत में। हाँ। बहू की बहन भी हुई थी तो उन्होंने 3 बताया। 3 जने थे, हमला करके भाग गए। कितनी गोली लगी है? गोली तो उन्होंने बता रहे हैं कि वहाँ महल्ले वालों ने बताया क्या ही गोली चलाई, बाकी उसकी एक ही लगी। एक ही लगी होगी। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति है, ऑपरेशन तो बता रहे हैं, ऑपरेशन हो गया और गोली निकाल दी। वैसे देखो कहाँ का मामला है, किस जगह का है? ये है तारापुरी। हाँ। और जोगी वाली गली। वहीं आपको दूसरी ओर बता दूं, कॉलेज में हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे बच्चे हमारी आजादी का गलत फायदा उठा लेते हैं। कहते हैं ना कि गुटबाजी बन जाती है, दोस्तों में आपसी रंजिश हो जाती है। आज भी दिल्ली देहरादून हाईवे पर 2 गुटों में आपसी मारपीट हुई, पथराव हुआ। दोनों छात्रों के जो गुट थे इस तरीके से मारपीट कर रहे थे कि राहगीर अपने वाहन को सड़क पर छोड़कर ही भाग गए।
उनके अंदर दहशत फैल गई और उनका वीडियो बनाया गया जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पथराव करने वाले और मारपीट करने वाले दोनों ही गुटों के छात्र फरार हो गए। पुलिस जांच में लगी हुई है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने माता पिता की दी हुई आजादी का कुछ छात्र गलत फायदा उठा रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि अगर उनको पढ़ने के लिए भेजा गया है, दोस्ती में पढ़कर अपने भविष्य को खराब ना करें। अब मैं आपको दिल छूने वाली एक खबर दिखाने जा रही हूँ। एक पिता, जी हाँ, अपनी 3 वर्ष की मासूम बच्ची को अपने घर वापस लाने की गुहार लगा रहा है और पैदल यात्रा करते हुए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लखनऊ जा रहा है। आप भी सुनकर हैरान होंगे कि आखिर 3 वर्ष की मासूम बच्ची का क्या हुआ। मासूम बच्ची को लेकर मां घर से फरार है और अपने मायके जाकर बैठ गई है। पिता अपनी उस मासूम बच्ची को लेने के लिए वापस पैदल यात्रा करते हुए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लखनऊ जा रहा है। जब ये पुलिस को सूचना मिली, पुलिस पहुंची, गढ़मुक्तेश्वर से उस पिता को वापस लाई। पूरी बात पूछी गई तो पिता का कहना है कि उसकी पत्नी एक तरीके के रैकेट में शामिल है, जहां पर शादी की जाती है। बच्चा होने के बाद बच्चे को लेकर वो गायब हो जाती है। ये ऐसा उसके साथ उसने नहीं किया, उससे पहले भी कई जनों के साथ वो ऐसा कर चुकी है और आगे भी भविष्य में ऐसा ही करेगी। तो उसकी मासूम बच्ची का क्या होगा? उसे उस मासूम बच्ची का दर्द है। वो चाहता है कि उसकी पत्नी अब जा चुकी तो चली जाए, लेकिन जो छोटी बच्ची को लेकर वो गई है, जिसका आगे का भविष्य खराब हो सकता है, वो बच्ची उसे वापस चाहिए। पुलिस द्वारा उसको 1 हफ्ते का आश्वासन दिया गया है कि 1 हफ्ते में उसकी बच्ची उसको वापस दिलाई जाएगी। आप खुद सुनिए कि वो पिता कितना उदास होकर रोकर अपनी बच्ची के लिए फरियाद कर रहा है। अच्छा, क्या आपका नाम है और क्या पूरा मामला है? क्यों पद यात्रा निकाल रहे हो आप? भैया, मेरा नाम मोहित तालियान है। मेरा मामला ये है, इस औरत से मेरी शादी हुई थी। इसकी पहले भी कई जगह शादी हो चुकी है और मेरे साथ लॉकडाउन से पहले शादी हुई थी। लॉकडाउन में लगने के कारण वो लड़की यहाँ पे रुक गई और उसका एक बेटी पैदा हो गई मेरी। तो बेटी पैदा होने के बाद जब से ये अपने घर पे रहती है और इसी तरीके के रैकेट में काम करती है, जिसके मेरे पास बहुत सबूत है। मैं लखनऊ तक उसकी कार्रवाई के खिलाफ, कि उसके खिलाफ कार्रवाई होवे और इस रैकेट के खिलाफ कार्रवाई होवे, कि ताकि आने वाले टाइम में किसी और भाई के साथ ऐसा ना होवे। तो मुझे मेरठ के टीपी नगर थाना द्वारा, मैं वहाँ से गढ़मुक्तेश्वर के पास है और एसपी साहब से बात हुई मेरी कि आश्वासन दिया गया 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते के अंदर इस रैकेट के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं दोबारा से और कुछ बड़ा कदम उठाऊंगा और मैं फिर जाऊंगा। जब मेरठ से लखनऊ तक पद यात्रा निकालने जा रहा था जी, मुझे 3 दिन हो गए थे आज। बेटी की बरामदगी के लिए कि मुझे मेरी बेटी मिल जाए। जिस औरत ने 2 शादी पहले कर लियो, फिर मेरे साथ कर ली, फिर कहीं और कर ली, इस तरीके से उनका रैकेट का काम है शादी करना, भाग जाना, धोखाधड़ी, लूटपाट, जिसके मेरे पास बहुत सबूत है। और बहुत अहम सबूत एक ये भी है, एक उनके द्वारा एक MMS मिला है मुझे बहुत बड़ा, जो किसी का मतलब रैकेट में गलत तरीके से ब्लैकमेल करने के तरीके से। अब पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आपकी बेटी वापस दिलाई जाएगी। हाँ जी, मेरा पूरा आश्वासन दिया कि इस रैकेट के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी और मुझे मेरी बेटी दिलाई जाएगी। ठीक। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं। बार बार मैं आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से राजनीति से जुड़ी सभी खबरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से पार्टी में कार्य किए जा रहे हैं, पार्टी को मजबूत किया जा रहा है, जो नए लोग हैं उनको जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, वहीं आपको बता दूं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डोली शर्मा ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों से रूबरू होते हुए साफ साफ कहा कि भाजपा सरकार बलात्कारियों का साथ देती है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार के राज में बलात्कारी जो भी आरोपी हैं उनको बचाया जाता है, उनको कोई भी सजा नहीं दी जाती, बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता। उन्होंने साफ साफ यही कहा कि अगर भाजपा सरकार आने वाले समय में वापस आएगी तो बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कौन सा प्रदेश में आपको ऐसा आज यहाँ होगा जहाँ बेटियों के साथ अत्याचार और बलात्कार हुआ और वहाँ भाजपा ही ना पकड़े गए? आज सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि जहाँ बेटियों के बलात्कार और अत्याचार होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं भाजपा के हाथ उसमें रंगे हुए पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले भी ऐसे कई केसेस हुए, चाहे हाथरस ले लो, चाहे उन्नाव ले लो, चाहे आप आजमगढ़ ले लो, और अभी हाल फिलहाल में जो हुआ है वाराणसी में भगवान शंकर की
महादेव की उस धरती पर जो अपराध और महापाप बीएचयू की उस छात्रा के साथ किया है भारतीय जनता पार्टी के ये 3 चौकीदार, इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के आईटी सेल के पदाधिकारी थे, और वो पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के संयोजक हैं, वाराणसी के एक सह संयोजक है और एक कार्यकारिणी सदस्य है, खुले तौर पर सीसीटीवी कैमरास में बुलेट मोटरसाइकिल पर इन तीनों लड़कों की वीडियो देखी गई। जिस अवस्था में उस छात्रा को, उस मेधावी छात्रा को का गन पॉइंट पर रेप किया गया, और रेप करने के बाद एफआईआर रजिस्टर होने के बाद भी इन तीनों को गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या किया गया? इन्हें मध्य प्रदेश भेजा गया। 60 दिन तक ये खुले तौर पर घूमते रहे, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते रहे। हमने पहले भी कहा था, बिल्किस की आवाज कांग्रेस पार्टी ने लगातार उठाई। जिस तरीके से गुजरात सरकार ने उन अपराधियों को छोड़ा, पैरवी की उनके छोड़ने की और उन्हें छोड़ा, और उसके बाद भाजपा के मंचों पर बिठाकर हार बनाए गए गुजरात में बिल्किस के अपराधियों को, यह भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार नहीं किया। बृजभूषण शरण सिंह, देश की बेटियां सड़कों पर घसीटी गई और बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि दबदबा कायम रहेगा। वो दबदबा किसके पीछे कायम है? वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो दबदबा बनाए रख रही हैं ऐसे बलात्कारियों का, ऐसा बेटियों पर अत्याचार कराने वालों का? मैं भाजपाइयों से कहना चाहती हूँ कि आपके घर में भी बहन बेटियां हैं। आप ये आम देश की बेटियां, आज हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की बेटियां प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, बलात्कारियों से जूझ रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी कहती थी बेटी बचाओ, कहती थी बेटी बचाओ, लेकिन अपराधी बचाने का काम और बलात्कारी बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस तरीके से वाराणसी में हुआ, आनंद फानन में चुनाव के मद्देनजर पहले गिरफ्तारी नहीं की गई, लेकिन जब देखा कि बीएचयू में प्रदर्शन शुरू हो गए, युवा खिलाफ जाएगा, लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो 31 दिसंबर को 1 नवंबर की एफआईआर और 31 दिसंबर की 2 महीने 60 दिन बाद गिरफ्तारी की गई। लेकिन मैं मानती हूं कि वो भी छूटेंगे और भाजपा के मंचों पर ही हार पहनाए हुए बैठे हुए पाएंगे, जैसे बिल्किस के अपराधी पाए गए। मैं माननीय न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने बिल्किस की पीड़ा को और देश की बेटी की पीड़ा को समझा, और कल भाजपा के उस निर्णय को तार-तार करते हुए उनके फिर से गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए। और मैं ये उम्मीद करती हूं कि वाराणसी के इन अपराधियों को भी न्यायालय, देश का न्यायालय, इसी तरीके से कड़ी सख्त सजा देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता, उसके जनप्रतिनिधि मूक बनकर, आंख बंद कर बलात्कारियों का साथ देने का रोज रोज ये काम कर रहे हैं, पहली बार नहीं किया है। और जहां मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं, बहुत जरूरी है। एनसीडब्ल्यू की एक रिपोर्ट आई हाल ही में। एनसीडब्ल्यू की उस रिपोर्ट में क्या पाया गया? एनसीडब्ल्यू की उस रिपोर्ट में पाया गया कि पूरे देश में आज उत्तर प्रदेश महिलाओं के साथ अपराध में, बलात्कार में नंबर 1 प्रदेश बन चुका है। ऑनलाइन केसेस की अगर मैं बात करूं, सिर्फ ऑनलाइन केसेस की, तो 26,259 केसेस में से 16,168 केस पूरे देश में मात्र उत्तर प्रदेश में है। मात्र उत्तर प्रदेश में आधे से भी ज्यादा केस। ना नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की जो चेयरपर्सन है रेखा शर्मा, वो कुछ बोलती हैं। मुझे लगता है आज ये महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद सिर्फ पद पर बैठ गई हैं। आज स्मृति ईरानी की बेटी के बारे में बात होगी तो वो आएंगी, लेकिन देश की बेटी के बारे में जब बात होगी तो स्मृति ईरानी निकल कर नहीं आएगी। ये लोग हथनी पर बोलेंगे,
लेकिन मणिपुर पर नहीं बोलेंगे, वाराणसी पर नहीं बोलेंगी इनकी महिला नेता उन्नाव पर नहीं बोलेंगी, हाथरस पे नहीं बोलेंगी। अगर उन पर कोई निकलता है तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकलते हैं। अगर उन पर कोई नेता निकलता है तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय राय और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता और जिला शहर में प्रदर्शन होते हैं कांग्रेस पार्टी के। हम जैसे लोग आकर प्रेस वार्ताएं करते हैं और बताते हैं कि आप जो उत्तर प्रदेश को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 और सख्त से सख्त सजा की मांग करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में अगर मैं रेप केस की बात करती हूं, मैं नहीं कह रही हूं, एनसीआरबी का डेटा कह रहा है, हर दिन आप देखेंगे 2 घंटे में 1 रेप केस होता है उत्तर प्रदेश में। 2 घंटे में 1 रेप केस उत्तर प्रदेश में होता है। और अब मैं अपराध की बात बता देती हूं पिछले 1-2 सालों की आपको, कि 2021 में 56,083 केस आए। ये डेटा, ये आंकड़ा घटा नहीं। योगी जी की सरकार है, दूरबीन लेकर भी अपराधी ढूंढने से नहीं मिलता, कोसों अपराधी नहीं मिलता, ऐसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था। लेकिन मैं गृह मंत्री जी को आप सबके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, अपराधियों को दूरबीन लेकर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अमित शाह जी, आपको, आप बगल में अपराधी लेकर घूमते हो, आपके पीछे बृजभूषण शरण सिंह बैठते हैं संसद में, आपके बगल में अजय मिश्रा टैनी बैठते हैं, किसानों को रोंदने वाले, उनको समर्थन करने वाले, खुले तौर पर जान से मारने की धमकी देने वाले। आपको दूरबीन लेकर अपराधियों को ढूंढने की क्या जरूरत है? आप तो बगल में अपराधी लेकर संसद में बैठते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं और वहां से देश की बेटियों को भड़काते हैं और धमकाते हैं। सही शब्द, आप वहां से देश की बेटियों को धमकाते हैं कि एफआईआर भी करोगी तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब देश के लिए मेडल और पदक लाने वाली बेटियां सड़क पर घसीटी जाती हैं तो सोचिए आम बेटी का आज एक एफआईआर रजिस्टर करने में और ऐसे सनसनीखेज अपराध करने वालों के प्रति क्या दिल में डर बैठ गया होगा। आज देश की बेटियां डरती हैं एक एफआईआर लिखाने में। जिस तरीके से मणिपुर में हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सड़कों पर बेटियों का क्या हाल किया गया, लेकिन एक भी आपने देखा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला नेता निकल कर आई हो जिसने ये कहा हो कि पार्टी से, पदों से और सब चीजों से ऊपर बेटियों की, देश की बच्चियों की इज्जत आती। कोई नहीं निकली। ये हथनी पर रोएंगी, ये अनर्गल चीजें निकालकर संसद में भड़केंगी, ये 40 साल पुराने किस्से निकालेंगी, लेकिन देश की बेटियों की आबरू पर नहीं बोलेंगी, कभी नहीं बोलेंगी। ये आंकड़ा 56,083 से बढ़कर योगी जी के इस अपराध मुक्त प्रदेश में, जहां बुलडोजर लोगों के हजारों घर तोड़ने के लिए चलता है, जहां पुश्ते पुश्ते लोगों की जिन घरों में रहती हैं उन्हें उजाड़ने के लिए ये बुलडोजर चलता है, लेकिन ये बुलडोजर अजय मिश्रा टैनी के घर नहीं जाता, ये बुलडोजर बृजभूषण शरण सिंह के घर नहीं जाता, ये बुलडोजर अभी तक वाराणसी के इन तीनों लड़कों के घर अभी तक नहीं देखा हमने ये बुलडोजर उत्तर प्रदेश के किसी के यहाँ नहीं देखा अभी तक जाते हुए। किसी भी ऐसे रेप करने वाले, हमारे देश की बेटियों की आबरू लूटने वाले, मर्डर करने वाले लोगों के घर नहीं देखा हमने चलता हुआ। ये आंकड़ा एनसीआरबी का 2022 में घटने की जगह फिर बढ़ा, 65,743 पहुंचा 56,083 से। तो ये आंकड़ा बढ़ रहा है, और ये बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि आज देश की जनता ये समझकर बैठी है हमारे घर तो नहीं हुआ, इसी के घर तो हुआ है। एक निर्भया का, पूरे देश में जब कांग्रेस की सरकार थी, निर्भया कांड हुआ तो पूरा देश एकजुटता से हाथ पर हाथ पकड़कर संसद पहुंच गया था, और संसद पहुंचकर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को ललकारा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने संवेदनशील थे, सोनिया गांधी जी इतनी संवेदनशील थी कि वो एयरपोर्ट उस बेटी को लेने पहुंची, उसको सिंगापुर पहुंचवाया। वहां से उसका जब शव आया, नहीं बच पाई सब प्रयासों के बाद भी, तो उसका वहां उसकी आखिरी उसके शव को लेने वहां पहुंचे और उसके अंतिम संस्कार तक का सब इंतजाम किया। और आपने देखा होगा निर्भया की मां ने कई बार बताया कि आज अगर मेरा बेटा पायलट है तो वो राहुल गांधी जी की देन है। कहां हमारे देश की वो राजनीति थी जहां हर बेटी के दुख, हर परिवार के दुख को अपना दुख माना जाता था, और कहां आज संसद में खुले तौर पर बलात्कारी, हत्यारे बगल में बिठाकर अमित शाह कहते हैं दूरबीन लेकर भी अपराधी ढूंढ
सामने से दी है। ये आज देश की राजनीति हो चुकी है। और मैं आपको एक और बात, जहां उत्तर प्रदेश के अपराध की बात आती है, बेटियों के आंकड़े पर तो मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 पर हो गया है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगी, गोरखपुर हमारे मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। गोरखपुर मठाधीश है वो गोरखपुर। हर चीज कहते हैं योगी आदित्यनाथ के पूरे इशारे के बिना उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। तो गोरखपुर की बात है, आपको बतानी कि गोरखपुर की बात बहुत जरूरी है कि गोरखपुर में क्या हुआ। गोरखपुर में खुले तौर पर विनोद उपाध्याय, आप सबने सुना होगा, ये अभी हाल ही में हुआ, किस तरीके से विनोद उपाध्याय का क्या किया गया, हत्या कर दी गई। मैं हत्या कहूंगी क्योंकि एक बार एक छोटा सा किस्सा जो हुआ, जब योगी आदित्यनाथ जी संसद में बैठा करते थे, मुख्यमंत्री की जगह सांसद हुआ करते थे, तो ये विनोद उपाध्याय जब एक बार गोरखपुर में इनका आमना सामना हुआ और एक छोटी सी कार की बात पर इनकी तनातनी हो गई और योगी जी ने गाड़ी तो पीछे कर ली, लेकिन गाड़ी पीछे करने के बाद भी योगी जी उस चीज को नहीं भूल पाए। मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी ने उस गाड़ी को पीछे ना करने का बदला किस तरीके से एक ब्राह्मण परिवार से, विनोद उपाध्याय से लिया। हमने सुना था ब्राह्मण विरोधी है भाजपा सरकार, मैं खुद एक ब्राह्मण हूं, लेकिन देख भी लिया लगातार जिस तरीके से ब्राह्मणों के साथ भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। विनोद उपाध्याय पर अनर्गल छोटे मोटे केसेस लगाकर रोज विनोद उपाध्याय को प्रताड़ित किया गया, रोज परेशान किया गया। वो सांसद होने के समय का बदला जो योगी आदित्यनाथ जी को लेना था, उसको लेने के लिए मुख्यमंत्री बनते ही अनर्गल केसेस लगाए गए। अनर्गल केसेस लगाने के बाद ये देखिए किस तरीके से शूट करके खत्म कर दिया गया विनोद उपाध्याय। तो ये आज उत्तर प्रदेश में रोडवेज परिवहन निगम के ऊपर नगर निगम का 30 करोड़ का बकाया था, जिसको लेकर के बार बार नोटिस भेजे जा रहे थे, बार बार कहा जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी बकाया नहीं भुगतान किया गया, जिसको लेकर नगर निगम के अधिकारियों ने रोडवेज परिवहन कार्यालय पर ताला लगाकर सील लगा दी। हैरानियत की बात यह है कि उसके अंदर 30-35 कर्मचारी और अधिकारी थे जो अंदर ही रह गए। लेकिन जब नगर निगम के अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि उन्होंने कर्मचारी और अधिकारियों से कहा बाहर जाने के लिए, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने एक अपना कर्मचारी बाहर बैठाया हुआ है, जब जिसको बाहर जाना होगा ताला खुलवा कर उसको बाहर भेजकर दोबारा सील लगाई जाएगी। लेकिन अब नगर निगम द्वारा शिकंजा कसा जा चुका है, जिनके ऊपर बकाया है वो अपनी बकाया की वसूली कर रहे हैं। संदीप तुतौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बने। जी हां, पहले भी समाजवादी पार्टी में कई सालों तक वर्क करने के बाद सुहेलदेव पार्टी में आ गए थे, लेकिन अब अखिलेश यादव के नेतृत्व में सारे गिले शिकवे दूर हुए और दोबारा से समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर अपनी घर वापसी की। दोबारा से उनको अब समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। 2024 शुरू हो चुका है और सभी संस्थाएं अपनी अपनी कार्यकारिणी का गठन कर रही हैं। जी हाँ, सभी संस्थाओं में किसी में 1 साल के लिए, किसी में 2 साल के लिए कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। वहीं मैं आपको बता दूं, पेंट्स व्यापार मंडल द्वारा भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त कार्यकारिणी का गठन किया गया। 16 मेंबर्स चुने गए, जिनको माला पहना करके सम्मानित किया गया और कार्यभार सौंपा गया। पुरातन राष्ट्रीय महिला हॉकी छात्र एसडी सदर इंटर कॉलेज के प्रांगण में पहुंची। जी हां, उन्होंने अंडर 14 हॉकी टीम के जो खिलाड़ी थे उनसे उनका परिचय लेते हुए उनको शुभकामनाएं दी और आगे बढ़ने के कुछ टिप्स भी बताए। साथ साथ उन्होंने कहा कि हॉकी को जोगिंदर सिंह द्वारा उनको आज सिखाया गया है, जो आज वो हॉकी के क्षेत्र में इस मुकाम पर पहुंची हुई हैं। उन्होंने हॉकी कोच जोगिंदर सिंह से भी आशीर्वाद लिया। साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोच सभी को मिल जाए तो उनका भविष्य उज्जवल है। और अंडर 14 के जो खिलाड़ी थे उनको भी उन्होंने यही कहा कि अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हॉकी टीम में खेलें और एसडी सदर कॉलेज का ही नहीं, अपने मेरठ का भी नाम रोशन करें। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही।
तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।